हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज एक और वीडियो ले आए हैं आपके लिए हाइपर ड्राइव की अपनी वरना के साथ। तो आज का लाइनअप बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है, बट 5-6 गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे कि लक्ष्य भाई की ट्यून्ड वरना, आशिर भाई की ट्यून्ड वरना एंड पारस भाई की ट्यून्ड वरना, हमारी स्टॉक वरना टर्बो, क्षितिज भाई की स्टॉक वाटर जीटी। तो जैसे जो भी होता है वो आपको वीडियो में दिखा देंगे। बाकी शायद आज हम पारस भाई की OEM प्लस वाली DCT वरना स्टेज 1 से लक्ष्य भाई नाशिर भाई वाली DCT वरना वुल्फ स्टेज 1 की रेस करवा दें। ड्रैग रेस तो एज सच पॉसिबल हो या ना हो पता नहीं, क्योंकि हम हाइपर ड्राइव करने जा रहे हैं। तो रोलिंग तो फिर भी अगर हो पाएगी तो रोलिंग तो करेंगे ही पक्का से। ताकि एक बार आपने ऐसे पहले ब्लॉग में देखा होगा हमारे कि हमने सुशांत भाई की स्टेज 1 वर्सेस लक्ष्य भाई की स्टेज 1 DCT की करवाई थी। मतलब सुशांत भाई की मैनुअल थी और उसमें इंटरकूलर भी था। तो एक बार को लोगों को ये भी लग रहा था कि भाई शायद इंटरकूलर का या मैनुअल का कोई एडवांटेज हो। तो आज एक तरह से फेयर कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा, क्योंकि पारस भाई की भी DCT हो गई और उनके में कोई वो इंटरकूलर नहीं लगा हुआ। तो जैसे जो भी होगा वीडियो में बने रहना, आपको दिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग के साथ। तो गाइज अभी हम लोग द्वारका एक्सप्रेस वे से निकल चुके हैं एंड अराउंड 4-5 कार्स का लाइनअप है आज हमारे पास। आज हम खुद की वरना टर्बो भी लाए, जैसे कि आपको मैंने बताया था इंट्रो में। ऑल्दो अभी फ़िलहाल तो हम अपनी वरना ही चला रहे हैं। बाकी वंस वी रीच दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तो हम एक बार फिर शायद OEM प्लस वाली रेड वाली पारस भाई की वरना पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उनका अभी रिसेंटली उन्होंने स्टेज 1 कराया है और VMAX अनलॉक कराया है। और बाकी एक बार उनका टॉप एंड वगैरह चेक करना है। और आज एक बार लक्ष्य भाई से भी अगर हो सकेगी या आशिर भाई से तो उनके रोलिंग वगैरह भी करके देख लेंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले कही थी सुशांत भाई की कार से तो उसमें इंटरकूलर वगैरह लगा हुआ था। अभी जो पारस भाई की जो वरना है उसमें इंटरकूलर नहीं है, ओनली एग्जॉस्ट है, एयर फिल्टर है, स्टेज 1 है। तो वो सेम स्पेक ही होगा ऑलमोस्ट आशिर भाई की तरह। बाकी देख लेंगे अगर कुछ होगा तो। बाकी हम तो आपको पता ही है भाई, ऐसी वाली रोड पे इतना नहीं पुश करते एग्रेसिव अपने आप को। और बाकी अभी जो आपको ये थोड़ा सा लाइट्स वाइट इतनी सारी दिख रही होगी, तो ये देखो चेक टायर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये TPMS स्कैनर आ रखा है। बिकॉज अभी हमने 17 इंच की जगह 16 इंच का सेटअप कर रखा है अपनी कार में। तो उसमें TPMS हमने जो ओरिजिनल वाले हुंडई वाले होते हैं वो निकाल के 17 में डाल दिए थे ना अपने, तो उस चक्कर में एरर थ्रो कर रहा है। टायर प्रेशर ओके ही है, वैसे मैंने चेक कर लिया तो 35 PSI रन कर रहा हूँ मैं अभी नाइट्रोजन। बाकी वही है, स्टॉक कार है हमारी एंड देखते हैं कैसे क्या जाता है। ड्रैगी भी हम अपने साथ लेके आ रखे हैं, तो ड्रैगी पे भी कुछ अगर रन करना होगा तो दिखा दूंगा आपको वीडियो में दूसरी कार्स का। बाकी गाड़ी अभी अंदर से तो आपको इतना फ़र्क लग नहीं रहा होगा, बाहर से बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी है, अभी बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी है। क्योंकि कल दिल्ली में बारिश हुई थी और आज फिर सुबह सुबह की राइड थी, तो कहीं वॉश करवा नहीं पाया मैं। बाकी देखते हैं, इतना इसलिए मैंने अभी बाहर से शूट नहीं करा। जैसा भी होता है देखते हैं। तो देखो आपको दिख ही रहा होगा, आगे चल रही है सारी गाड़ियाँ लाइन से। अभी हम ये स्पोर्ट मोड में नहीं है, मैंने अपना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वो रेड कलर में कर रखा है। स्पोर्ट मोड एक बार दिखा देता हूँ। अब लगा, देखो लिख के आया ना स्पोर्ट ये। बाकी तो अब द्वारका एक्सप्रेस में भी स्पीड कैम लगा दिए हैं इन लोगों ने, तो उसका भी चलान आ सकता है, बट इसलिए मैं ज़्यादा पुश कर नहीं रहा अभी। बाकी लेफ्ट साइड में हमारे चल रही है आशिर भाई की स्टेज 1 ट्यून्ड वरना टर्बो वुल्फ की। मेन तो आशिर भाई की भी वरना आ जाइए, पिछली बार सिर्फ लक्ष्य भाई की थी जैसे, तो आशिर भाई वाली से भी कंपेयर कर लेंगे एक बार। आशिर भाई की मैंने वैसे एक बार पर्सनली बता दूंगा, इस ऑफ कैमरा चला के देखी थी, बहुत अच्छी गाड़ी मेरे को लगी थी वो। मतलब वुल्फ का ट्यून जो DCT में उनका कैलिब्रेशन था बहुत अच्छा हो रखा है। बाकी मैंने OEM प्लस वाली DCT इतनी नहीं चलाई अभी, तो आज जब अगर उसको दिल्ली मुंबई पर चलाऊँगा तो थोड़ा बहुत फील करके आपको बता दूँगा डिफरेंसेस। देखते हैं जैसे कि जो भी होता है आपको दिखाता हूँ। रेड वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है गाइस, फ्रेम में आपको अगर दिख रही हो तो। बाकी चल ही रहे हैं नॉर्मल, अभी तो हम 100-120 की क्रूजिंग पे चल रहे हैं। हर कोई मुंबई एक्सप्रेस से पुश करना आता है कि अभी गाड़ी गर्म नहीं करना चाहता कोई बेफालतू की। जैसे जो स्पीड कैम की मैंने आपको बात कही थी वो ये वाले हैं, तो एक बार मैं थोड़ी सी कम कर लूँगा स्पीड अपनी। 80 की लिमिट लिखी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले ही नीचे करके चल रहा हूँ। थोड़ा सा पुल करते हैं। आपको इनटेक की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताना।
बाकी लक्ष्य भाई ने भी अपना रैप चेंज कर दिया है एंड एलॉयज़ का सेटअप चेंज कर दिया है। लक्ष्य भाई ने अब 18 इंच से उतर के अपना 17 इंच पे कर दिया है शिफ्ट। बाकी ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं एलॉयज़। अभी तो आपको डिज़ाइन नोटिस नहीं हो पा रहा होगा, बट वैसे बता रहा हूँ गाइस, काफ़ी अच्छा स्पेक लिया है भैया ने। बाकी आगे हमारे क्षितिज भाई की 2002 गैराज की वर्टस जीटी चल रही है। उस वर्टस जीटी में भी बहुत एक अच्छा एयर फिल्टर लगा हुआ है, फोर्ज का पूरा इंडक्शन किट है। बाकी वो कार तो वैसे स्टॉक ही है एंड हमारी भी स्टॉक है। हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑफ कैमरा हमने रोलिंग्स एंड ऑल कर रखी हैं, तो दोनों गाड़ियाँ अच्छी कंपटीशन में चलती हैं। अगर उसके साथ कुछ होगा मेरा तो वो भी कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बराबर ही चल रहे हैं सब साथ में। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं DCT वाली वर्ना टर्बो के अंदर, जो स्टेज 1 ट्यून्ड है OEM प्लस पे, क्योंकि इसका हमें ड्रैगी वगैरह का भी करना है और साथ में साथ रोलिंग वगैरह भी करनी है। बाकी ये हमारी खड़ी लेफ्ट साइड में पारस भाई चला रहे हैं। एप्पल कारप्ले में आपको दिख जाएगा। बाकी जो ड्रैगी हमने कर ही रखा है सेटअप। आगे आशिर है। कितना आगे? मेरे को तो टॉप एंड मारना है यार यहाँ से। फिर कितना आगे है? अच्छा ओ भाई बहुत तेज है भाई झटका। ओ मजा आ गया भाई। सेक्सी है भाई गाड़ी तो। 400 मीटर। कितने से करनी है भाई? जहाँ से तेरा मन है। DCT में कैसे करते हैं? मैनुअल पे रख के डी पे रख के? भाई देख दोनों पे ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है, कुछ इतना फर्क नहीं है। तुमने किस पे रख रखे? सेम रखे? मैनुअल भाई। मैनुअल। ट्रैक्शन ऑफ, स्पोर्ट मोड? ट्रैक्शन सिंगल हो। मेरा फुल ही है। फर्स्ट गियर 20। भाई अभी तो फिलहाल 1 से 1.5 गाड़ी का गैप है। ट्रैक्शन मैंने ऑन कर लिया है इसका। टू 200 अराउंड 24 सेकेंड्स आया गाइस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से फुल करा था।
228 तक गई है गाइस अभी तो। ब्रेक मारने पड़ गए, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी मेरे को, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ट्रैफिक ज़्यादा था। हो चाहिए यार, इन सब चीज़ों के लिए कॉइल ओवर्स चाहिए। सेकंड गियर, फर्क तो है। एक बार सेकंड गियर से कर ले। चला आजा, इसको भी आन दे भाई को। 40 हाँ हाँ 40 सेकंड गियर 40 तक कर लो। एक मिनट रुक जा, थोड़ी स्पीड ज्यादा है। भाई फर्क तो है। फास्ट तो है यार, मतलब आई गेस वेट का भी फर्क है, बट स्टिल भाई OEM प्लस का काफ़ी एग्रेसिव मैप है मतलब। और हीट नहीं हुई गाइस, वैसे देखो मज़े की बात, इतना सब हमने पुल करा, अब तक इसका टेम्परेचर हीट पे नहीं गया। ऑल्दो इंटरकूलर नहीं लगा हुआ इस गाड़ी में अभी, तो मेरे हिसाब से तो सही परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बाकी अब ओनर को ही दे देते हैं गाड़ी, अब जितना थोड़ा बहुत तो होना तो हो गया, और तो फ़ायदा नहीं अभी और करके, वह अपनी गाड़ी चला लेते हैं अब। तो गाइस ये कुछ लाइनअप जो आपको दिखाना चाह रहा था। गाइस क्षितिज भाई हमारे फ्रेम में, कैसे हो सर? बढ़िया सर, आप सुनाओ। वर्टस कितने गई है आज आपकी, टॉप लेके गए हो? बस 196। 196? ऐसा क्यों बोला आपने भाई? पता नहीं यार, क्या कुछ सीक्रेट आने वाला है क्या? सीक्रेट आने वाला है, मैंने अभी वीडियो में बोला है कुछ, एक बहुत बड़ा एक्सपोज आने वाला है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। अच्छा, बाकी तो पीछे आपको दिख रही होगी दो वर्टस, कितनी बढ़िया लग रही है, देख रहे हो यार फ्रेम में, दोनों की LODRL भाई बहुत अच्छी लग रही है। बाकी अभी फ़िलहाल तक का तो जो आपने देखा कि जो स्टेज 1 OEM प्लस वाली जो DCT वरना है वो आगे रहती है। बाकी थोड़ा बहुत वेट का भी एडवांटेज था हमारे पास, जैसे कि आशिर भाई वाली गाड़ी में 2 बंदे थे और 17 इंच पे थी, और लक्ष्य भाई वाली में सिंगल बंदे थे बट वो भी 17 इंच पे थी, ये 16 इंच पे है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट मेन जो एक पहले IC का जो थोड़ा सा मिथ था कि IC के चक्कर में बहुत एडवांटेज है, इसमें IC नहीं लगा हुआ और ऊपर से DCT ही है, तो बस मतलब वो चीज़ भी क्लियर हो गई कि OEM प्लस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एग्रेसिव तो है ही। देखो गाइस वुल्फ के कंपेयर में, बट रिलायबिलिटी ही वो वाला फैक्टर है कि रिलायबिलिटी कितना रहती है। अभी तक तो भाई भी चलो OEM प्लस करा के हैं, तो कितना टाइम उनका कैसा क्या लॉन्ग टर्म में उन एक्सपीरियंस रहता है वो शेयर करते रहेंगे भाई। ये हमारी धन्नो पूरी गंदी पड़ी है इस टाइम, और 16 इंची लगा रखे हैं अभी, क्योंकि इसकी मैं ट्यून से पहले टेस्टिंग कर रहा था, तो उसकी भी एक वीडियो आने वाली है आपके पास बहुत जल्दी, तो प्लीज़ माइंड मत करना। चलते हैं, बाकी और कुछ होगा तो दिखाते हैं। क्या 0 से करनी है? एक बार स्पोर्ट मोड डाल लेता हूँ, AC ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, स्पोर्ट मोड। 0 से 3 हॉर्न दे दूं? अबे यार क्वार्टर माइल, अच्छा नहीं वैसे तो करने का फ़ायदा ही नहीं है, तो अपील पे है पूरा, टाइमिंग्स के लिए थोड़ा ना आएगा। 0 to 100 7.95 और ये वैलिड है इनवैलिड है? 0.95 अपील ऑलमोस्ट। हाँ यार, मतलब ऑलमोस्ट 10 पे जाके वैलिड हुआ है। एक और ट्राई करते हैं अपील पे ही? हाँ कोई बात नहीं। ठीक है,
1.15 क्योंकि अपील आया, देखो 2 डिग्री का अपील है गाइस। तो टाइमिंग के लिए नहीं था, तो बस हम टेस्टिंग कर रहे थे ताकि दोनों गाड़ियों को ऐसे कुछ देखिए। काफी फर्क है, 1 सेकंड। क्या हुआ? मैं जाऊं? हाँ तू आगे निकल। ठीक है, मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। नहीं नहीं हो गया वो तो 0 to 100 के लिए तोड़ना था, ये तो 100 to 2। रेडी है? .30 पर थे, डाउनहिल का होगा ना, तो शायद 1.15 इनवैलिड। यस, मेन तो यार 100 to 200 करना है। एक बार पोजीशन बना लेते हैं। गियर रेशियो मेरे को ऐसा सच पता नहीं है इस कार का। रीसेट, हियर वी गो। 100. अपील है यार। वैलिड है कि इनवैलिड है, क्या था? 0.0। अच्छा, पहले अपील आया फिर डाउन आया तो उसने बराबर कर दिया। ओके, एक बार इस कर्व के बाद दोबारा ट्राई करेंगे। अब तक तो देखो गाइस इतना ज़्यादा पुल कर चुके हैं और अब तक एक भी बार हीट नहीं मारी गाड़ी। मतलब टेम्परेचर राइज वाला वार्निंग नहीं आया इसका। आई गेस सही है गाड़ी। अब एक और बार फाइनल ट्राई करेंगे। बस एक कर्व एंड हो जाए एक बार। एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं। Here we go. 100. कैचअप करते हैं छठे गियर से ही। लेट्स सी। छठे गियर का पुल है पूरा। अरे भाई गर्मी बहुत है यार। इस वाले का 100 यार 23 सेकेंड अप्रॉक्स ही आ रहा है। कंसिस्टेंट आ रहा है, बट ये अच्छी चीज़ है कि कंसिस्टेंट टाइमिंग है। ऑल्दो ये हीट अप हो रखी है गाड़ी थोड़ी सी, और
ऑलमोस्ट यार टेम्परेचर्स वगैरह भी अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो 1 मिनट रुकिए, 31 डिग्री वगैरह का टेम्परेचर है, ठीक है। और कार में पहले हमने टॉप एंड वगैरह करा, सब कुछ करा, उसके बाद अगर ये सब टाइमिंग्स हैं, ठीक है यार मेरे हिसाब से। तो अगर किसी तरह हम सुबह सुबह इसको करें तो बहुत अच्छी टाइमिंग्स मेरे ख्याल से अंडर 20 सेकेंड ये शायद कर दे भाई। बाकी देखते हैं आईसी वगैरह का। तो ऊपर से यार एक स्टेज 1 गाड़ी है यार, ऑलमोस्ट ये गाड़ी ने डायनो पे 188 bhp कुछ निकाला है यार। और कितना एक्सपेक्ट करते हो आप? मेरे हिसाब से तो इतना भी इसने करा बहुत है यार। स्टॉक वरना टर्बो हमारी 27 सेकंड्स में करती है, 28 ही करती है मोस्टली। अब ये सीधा 22-23 अगर कर रही है तो भाई सही है, सीधा 5-7 सेकंड का फ़र्क कोई कम नहीं होता। सो गाइस वापस से आ चुके हैं हम अपनी कार में। यार हर बार का यही होता है यार, मतलब आज तो देखो गाड़ी लाया है भाई, लेकिन मतलब फिर मैंने वो ट्यून्ड वरना चलाई यार। देखो क्योंकि सिंपल सी बात है यार, कब मन कर जाता है अब ट्यून्ड, देखो क्योंकि वो चीज़ हमारी नहीं है ना, वो कभी कभार देखने को मिलती है। हमने अपनी सेम गाड़ी जब पता है कि अगर हमारी गाड़ी स्टॉक है और 218 चढ़ती है तो बार बार सेम जगह सेम कार्स का हाइपर ड्राइव करके क्या मिलेगा? मतलब समझ रहे हो, किसी का रोलिंग करने में, आप समझ लो वर्टस वगैरह का रोलिंग करके क्या फायदा है ना, वो वाली बात है। अब कोई ट्यून्ड वरना आई है और आप 2 मैप्स को कंपेयर कर सकते हो, तो वो सब कंटेंट ना काफ़ी एक्सक्लूसिव होता है, आपको रेगुलरली नहीं मिलता। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी एक्सक्लूसिव कंटेंट आए। हाँ कोशिश तो मैंने पूरी करी थी यार अपनी वरना लाया था, ऑल्दो मेरी किसी भी कंडीशन में थी भी नहीं, मतलब पूरी गंदी पड़ी है गाड़ी अभी, और मेरा मन भी ऐसे नहीं था, लेकिन मैं स्टिल आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं अभी अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। कि कई लोगों को वहम बन रखा है ना कि भाई तुषार भाई अपनी वरना नहीं चलाते, डरते हैं, या उनकी गाड़ी में कोई खराबी है। भाई क्या खराबी है? तुम्हारे आगे पेलता हुआ चल रहा हूँ एकदम बढ़िया मस्त, मतलब ऐसे अभी इस रोड पे तो नहीं पेल रहा, बट हाँ भाई ने भी मेरी गाड़ी चलाई, उनको भी ऐसा कोई इशू नहीं आया कार के अंदर। उन्होंने अराउंड 180-190 टच करी थी, ज़्यादा टॉप एंड उन्होंने टच करा क्योंकि जो ओनर थे वो इतना टॉप एंड बेसिस पे नहीं चलाते अपनी गाड़ी, वैसे ठीक ठाक हाइपर ड्राइव करते हैं बढ़िया एकदम। मेन तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट स्पॉट पे अपने, द बाइकर्स बान। एवरेज देख लेते हैं क्या दिए, 8.2 ठीक है, 8.2। एक टॉप एंड 1-2 बार तो भाई गए हैं ऑलमोस्ट लेके 180-170 तक तो पुश करा ही था। बट भाई इंटरकूलर तो आपकी एक मैनुअल कार भी मांगती है भाई, स्टॉक गाड़ी भी बहुत गर्म होती हैं यार ये गाड़ियाँ, मतलब ऐसे आपका कूलेंट वाला राइज नहीं होता, बट एक आपको परफॉर्मेंस में फील होता है। ट्यून्ड के बाद तो भाई या तो अपनी गाड़ी को ऐसे मौसम में पेलो मत, या पेलना है तो भाई आईसी मिनिमम डाल दो भाई एक, अगर रिलायबिलिटी के लिए भी है और आपकी गाड़ी परफॉर्म भी अच्छा करेगी। परफॉर्मेंस में ये क्या होता है कि इंटरकूलर से ऐसे इंक्रीज इतना नहीं मिलेगा आपको परफॉर्मेंस में। मैंने आपकी गाड़ी जैसे सिंपल सी बात है कि कंसिस्टेंट हो जाएगी परफॉर्मेंस उसकी इंटरकूलर के बाद, कि जो आपकी गाड़ी का टेम्प्स बढ़ता रहता है, हीट होना चालू होती है तो परफॉर्मेंस डाउन करती है गाड़ी, तो उस चीज़ की लॉन्जिटिविटी बढ़ा देगा वो इंटरकूलर। बाकी पुल वगैरह में फ़र्क तो थोड़ा बहुत लगता ही है आपको आईसी के बाद। ये पीछे से मेरी नंबर प्लेट ढीली हो गई है यार, फ्रेम में, मतलब बेसिक नंबर प्लेट फ्रेम जो मेरा है ना वो टूट गया उसका स्क्रू, वो एक बार जाके ठीक करवाना पड़ेगा। आवाज़ कर रहा है पीछे से, कहीं टूट के गिर ना जाए यार, वरना फिर खाम का लफड़ा हो जाएगा। मज़ा आया लेकिन यार, ऐसे आते रहना चाहिए कभी कभी, बस ऐसी रोडों पे हमें नहीं पेलनी चाहिए कार्स को अपना, जो नॉर्मल ये तो वो एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे पे भी आपको देख के थोड़ा बहुत होना चाहिए। आज मेरे साथ भी वही हो, थोड़ा 228 वगैरह पे, बट स्टिल इसलिए मेरे को अगर सेफ नहीं लगा तो मैंने ब्रेक मार ली थी, ज़्यादा अग्रेसिवली मैंने पुश नहीं करी, क्योंकि किसी और की कार है यार, मेरी कार हो तो मैं फिर कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। और ऊपर से एक चलाने का मैंने, अगर मैनुअल हो तो फिर भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है। वो डीसीटी थी, ऊपर से थोड़ा सा उसके टायर्स वगैरह की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, जो मेरे को भाई ने बाद में बताया, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा वो हुआ इशू, वरना वो भी नहीं होता। बाकी एक यार स्टॉक सस्पेंशन पे आप कार चला रहे हो और 200+ स्पीड्स आर नॉट अ जोक, ठीक है। मतलब हम लोग तो 200 पे पंजा रख के बैठे हैं भाई, और लोग इन जैसी सेगमेंट की गाड़ियों में करने में भी डरते हैं भाई। तो उस चीज़ में तो मेरे को फील होता है कि जो लोग एक मिथ बना के चलते हैं ना अनस्टेबल बॉडी शेल वगैरह का, भाई बॉडी शेल का मतलब होता है अनस्टेबल, कि अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो तो उसमें आपकी चैसिस फ्लेक्स हो जाएगी या थोड़ा बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा आएगा, वो भी अबव 64 kmph। अब 80-100 पे भाई किसी का कोई पता नहीं, कोई भी गाड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। मेरी खुद की गाड़ी का 90 के अराउंड पे एक्सीडेंट हुआ था, बट मैं एकदम सेफ बाहर निकला।
मेरी गाड़ी का एज सच उस पर डैमेज नहीं आया था, इंजन वगैरह पे डैमेज नहीं, और जबकि फ्रंट एंड डैमेज ही था, कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा डैमेज था वो दिखने में, लेकिन एज सच मेरे इंजन को उस एक्सीडेंट के चक्कर में हार्म नहीं हुआ था, वो पहले से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। और बाकी वैसे गियर बॉक्स पे भी नहीं आया, सस्पेंशन पार्ट पे आया था और मेन अलॉय पे आया था इम्पैक्ट। तो वो चीज़ होती है भाई, मेन आपका कैबिन अंदर से इंटैक्ट रहना चाहिए, कैबिन की इंटेग्रिटी इसकी अच्छी है। और अगर मैं 218 की बात करूँ तो 218 तो भाई स्टॉक सस्पेंशन पे करती है, बस आपको अच्छा टायर लगा के चलना है अपनी कार में। मतलब मिनिमम आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट वी रेटिंग का टायर लगा के चलो, कॉन्टिनेंटल UC6 या फिर वेडस्टैंड का अल्ट्रैक वोर्ती भी आता है, वो तो बल्कि W रेटेड टायर है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वी रेटिंग का टायर का मतलब होता है कि गाइज आपकी 240 kmph पे वो रेटेड होता है, तो आप मतलब 240 तक उसको ले जा सकते हो, टेस्टेड है वो चीज़, ठीक है। और जो W रेटिंग का टायर होता है उसका मतलब होता है 270 रेटेड, ठीक है। तो अब सपोज करो ऐसे भाई की गाड़ी में तो H रेटेड टायर चला था अभी, और उसके बावजूद हम 228 ले गए, तो वो सेफ नहीं है क्योंकि वो कभी भी फट सकता है। देखो उसकी सिंपल सी चीज़ है, और ऊपर से वो घिसा भी हुआ था, ठीक है। मेरे को पता नहीं था कि भाई के गाड़ी में टायर ऐसे लगे हैं, क्योंकि मैंने तो सीधा अपना बैठा और इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। बाकी अगली बार से इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखूँगा मैं। मेन जैसे मेरी कार में तो पर्सनली 16 इंच पे तो मेरे कॉन्टिनेंटल UC6 का सेटअप है मेरे पास, और 17 में फिर सीधा PS5 है, तो वो तो वाई रेटेड, वो तो 300 किलोमीटर पे रेटेड है भाई। बट एनी डे अगर आप बात करो कि जब सपोज करो मेरी भी ट्यून हो जाएगी, अगर मेरे को टॉप एंड वगैरह टेस्ट करना है, तो अगर मेरे को एक बार रिकॉर्ड लेना होगा तो मैं 16 पे ही लूँगा, और अगर मेरे को फिर डेली चलना है तो मैं 17 पे, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन का फ़र्क काफ़ी पड़ता है गाइस 16 एंड 17 में। स्पीडोमीटर एरर का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने वो टायर की प्रोफाइल जो ले रखी है वो ऑलमोस्ट इसके स्टॉक साइज़ के कंपेरेटिवली है, डेविएशन ज़्यादा नहीं है, अंडर 2% ही है। तो अगर सपोज करो मेरी गाड़ी 200 पे, अभी तो 200 का 200 चलता है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उस पर भी सेम ही चलता है 17 इंच पे भी, बट एक्सेलरेशन का फ़र्क आता है, क्योंकि अनस्प्रंग मास तो हमने अनस्प्रंग वेट तो हमने कर दिया ना उसका इंक्रीज। मेन तो यही सब कुछ बातें थी आपसे। अभी वहाँ पे भी चल के थोड़े बहुत कुछ शॉर्ट वॉट होते हैं भाई की। मैं सबसे लेट अभी पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक्सचेंज वगैरह भी करनी थी गाड़ी, वरना वाले ओनर के साथ जो रेड वाले थे पारस भाई हमारे, तो उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। वो भी थोड़ा बहुत आगे चल रहे होंगे मेरे से, 2-1 मिनट पहुँचते हैं लोकेशन पे, फिर थोड़ी बहुत आपसे बातचीत करते हैं। बाकी लक्ष्य भाई से भी उनको ओपिनियन पूछेंगे कि आज का उनको क्या लगा। जैसे पहले भी हमने ओपिनियन उनका लिया था, क्योंकि देखो गुरु आदमी है भाई, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, तो एक उनका ओपिनियन भी मैटर करता है, और ऊपर से उन्होंने क्या फील करा कार में, तो पूछते हैं। बाकी जो मेरा पर्सपेक्टिव था कि जैसे हाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि मैंने जैसे आशिर भाई की स्टेज 1 वुल्फ ट्यून्ड वरना DCT चलाई थी, और अभी पारस भाई की भी चला ली, तो मैंने ऑलमोस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इतना ही मतलब 15-20 मिनट की गाड़ियाँ चलाई है दोनों की। तो व्हाट आई फेल्ट इज कि अगर आपको ना सपोज करो ऐसे डेली ड्राइविंग करनी है, लीनियर मैप चाहिए, अच्छा पुल चाहिए, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, मतलब एग्रेसिव एज इन वो नहीं, मतलब एक बहुत आपको ना मतलब ड्राइवेबिलिटी फ्रेंडली मैप चाहिए, और बहुत अच्छा आपको पिकअप किया, आपको लो एंड मिड में पिकअप मिले, तो वो आपका वुल्फ अच्छा उसमें दे रहा था। वुल्फ मतलब काफ़ी स्मूथ चल रहा था। वो ये भी हो सकता है कि आशिर भाई को ऑलमोस्ट अराउंड 6 से 7 महीने हो गए हैं ट्यून कराए हुए, वो गाड़ी ने ECU ने अडेप्ट कर लिया है। पारस भाई की एकदम अभी ब्रांड न्यू, ऑलमोस्ट कितना यार 2 हफ्ते भी नहीं हुए गाड़ी को ट्यून हुए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको अडेप्ट होने में। बाकी हो सकता है ये भी रीज़न हो सकता है। और दूसरा मेन OEM प्लस की भाई शेयर डोमिनेंस सीधा इसी चीज़ में है कि वो भाई एकदम प्योरली एग्रेसिव है। मतलब अगर किसी को एकदम रॉ पावर चाहिए तो भाई गो फॉर OEM प्लस और वेनम ट्यून, ठीक है। और किसी को अगर थोड़ी बहुत जैसे ड्राइवेबिलिटी मैप चाहिए, अच्छे मैप चाहिए कि जो मतलब बंदा आंख बंद करके 10 साल भी भूल सकता है ना अपनी गाड़ी को कि उसने ट्यून भी करी है, तो भाई वुल्फ या कोड 6 करा लो। ये थोड़े रिलायबिलिटी साइड होते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी करते हैं वो। बाकी मेरा ओपिनियन ये है, आप लोगों का ओपिनियन भी कुछ और हो सकता है, क्योंकि मैं पर्सनली देखो कोड 6 की ऑलरेडी 2 गाड़ियां मैंने खुद टेस्ट करी हैं, और बाकी लोगों की भी देखी है जो भी मेरे फेलो ओनर्स हैं जिनके पास, जैसे अतीश भाई की गाड़ी कोड 6 पे ट्यून थी, हमने आरव सेठी भाई उनकी भी कोड 6 पे ट्यून थी, स्टेज 1 लीटर TSI, अतीश भाई की सेल्टॉस 1.4 TGDI, एंड मैंने 1 लीटर TGDI भी देखी है एनलाइन वाले ओनर्स कि उनकी गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी चल रही है आज तक DCT के होने के बावजूद। तो अपनी तो मैनुअल है, अपने को वैसे उस चीज़ का फ़र्क नहीं, बट हाँ अगर आप सपोज करो एक OEM प्लस या ऐसा कोई ब्रांड का एग्रेसिव मैप, बेसिकली ब्रांड को भूल जाओ, अगर आप एक एग्रेसिव मैप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हो
और आपको रोज रोज ऐसे पेलनी है, तो भाई फिर थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी में कुछ खराबी आ सकती है। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, इतना ज़्यादा पेलने के लिए कोई भी रोज रोज नहीं पेलता भाई। ऐसे रेस नहीं कर रहे हैं हम रोज रोज। मेन तो हमें रोज ऐसे ही चलना है ना डेली में। कभी कभार फन के लिए हम ये लोग कर सकते हैं, तो उसमें तो आपकी गाड़ी ठीक रहेगी। अब मेरी तो ऐसे OEM प्लस पे फॉर्च्यूनर भी चल रही है। मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत सारा ड्रैग का कंटेंट उस पर बनाया था, रेसेस भी करी थी। तो उसके बाद मैंने उस टाइम कंटेंट बनाया, तब भी ठीक थी। और अब तो मेरा ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो गया लगातार मैंने उस पर कोई ड्रैग रेस नहीं करी, कुछ नहीं करा। अभी भी मेरी गाड़ी एकदम ओके चल रही है, उसमें कोई इशू नहीं आया आज तक, ना टर्बो का ना कुछ का। जबकि OEM प्लस मैप पे हूँ, पावर वगैरह में एकदम बढ़िया चलता है। तो टोयोटा की रिलायबिलिटी तो है ही साथ के साथ, उसमें मैप का भी इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप चला कैसे रहे हो। अब सुशांत भाई भी अपनी OEM प्लस पे वरना चला रहे हैं, उनको भी कोई इशू नहीं आया। ऑलमोस्ट उन्होंने 10 से 14 हज़ार चला दी अपनी गाड़ी, एक पूरी सर्विस का इंटरवल। मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तो यार ट्यून पे वर्थ करता है, तो उनको आज तक कोई इशू नहीं आया अपनी गाड़ी में। वही सब चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा गाइस सिंपल सी मतलब आपको बताना चाहूँगा ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज चलता हूँ ट्यून में। पहले तो मेरा बहुत क्लियर कट रहता था कि कोड 6 कोड 6 कोड 6। अब थोड़ा सा मेरा ये है कि यार कोड अभी तक नॉर्थ दिल्ली मतलब नॉर्थ इंडिया टाइप में, इधर दिल्ली वगैरह NCR में एक वरना मेरे को नहीं देखी यार कोड 6 हुई हुई। ऐसा क्यों है? मतलब कोड 6 अब तक किसी ने क्यों नहीं कराया? मतलब मैं तो कराने का सोच सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक मन तो कहता है ना कि किसी की हो गई है। क्योंकि यार ऑलमोस्ट मतलब पहले चलो बात अलग होती थी कि फर्स्ट इन इंडिया करनी है कोड 6 ट्यून, तो फिर तो चलो अपने को क्लेम लेना है, समझ आता है। यार ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो चुका है, मतलब 1 साल ऑलमोस्ट होने को आ जाएगा। अगस्त में 1 साल हो जाएगा ट्यून अनलॉक हुए हुए हमारा, और अब तक NCR में एक कोड 6 की वरना क्यों नहीं दिखी मेरे को? क्या पता करी हो किसी ने, बट आज तक कोई आया नहीं। ऑल्दो हम एक वरना ग्रुप भी चला रहे हैं इंस्टाग्राम पे। अगर कोई फेलो ओनर देख रहा है, वरना ओनर जो जिसका न्यू वरना है हमारी, चाहे NA हो या टर्बो हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो उसमें भी अब तक हमें कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं, पैन इंडिया ग्रुप है वो हमारा, उसमें भी ऐसा कोई हमें रिपोर्ट नहीं आ रही है कि किसी ने अब तक अपनी ट्यून कराई है कोड 6 के मैप पे NCR में। साउथ में हुई हैं काफ़ी गाड़ियाँ, बट इधर नहीं हुई। तो एक मेरा मन करता है कि यार अगर किसी की चलाने को दिख सकती है तो ऐसे अब OEM प्लस मेरे आंखों के आगे दिख चुका है मेरे को, वुल्फ दिख चुका है मेरे को, मैनुअल में भी, DCT में भी। हाँ, वुल्फ का मैनुअल नहीं देखा आपने आज तक, वुल्फ का मैनुअल भी किसी ने नहीं कराया। ऑल्दो वुल्फ ने एक IMT किया सेल्टॉस ट्यून कर रखी है, न्यू जनरेशन वाली 1.8 TZDI के साथ, मैनुअल नहीं IMT थी वो, तो उसका तो बहुत अलग हो जाएगा। लेकिन चलने का तरीका मेन वही है। कोड 6 भी अगर दिख जाए तो थोड़ा सा ओपिनियन एक अच्छा हो जाएगा ना। ऑलमोस्ट अभी तक तो फिलहाल दिल थोड़ा सा OEM प्लस की तरफ जा रहा है, एग्रेसिव की साइड में, बट रिलायबिलिटी तो फिर वुल्फ या कोड 6 पे ही रहेगी। देखते हैं बाकी तो जो भी होता है। सो गाइस, होप करता हूँ आप सबने वीडियो एंड तक देख ली होगी। तो आज का हाइपर ड्राइव व्लॉग वैसे तो ज़्यादा लंबा था नहीं, बट क्योंकि एंड में जो हमने आपसे 10-12 मिनट बात करी उसके चक्कर में लंबा हो गया होगा। तो उस डिस्कशन का तो यही मैं बता रहा था कि जैसे कि हम भी अपनी वरना ट्यून कराने की सोच रहे हैं गाइस, तो कोई कोड 6 वगैरह का हमें रिव्यू चाहिए, क्योंकि होंडा सिटी में भी हम कोड 6 का स्टेज 2 रन कर रहे हैं। तो वरना के अंदर भी एक तरह से मन है कि मैं कोड 6 का ही ट्यून करवाऊँ। तो बाकी तो अगर आप में से कोई भी दिल्ली NCR से है और उन्होंने कोड 6 स्टेज 1 अपनी वरना या स्टेज 2 कोई भी कर रखी है, तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करिए, ठीक है। वरना तो फिर मेरे को ऑटो साइट पे जाके ही पता करना पड़ेगा कि कोड 6 वगैरह के लिए कोई टेस्टिंग फाइल वगैरह हमें मिल सकती है तो नहीं मिल सकती। बाकी अगर हम बात करें स्टेज 1 में वुल्फ वर्सेस OEM प्लस, तो चाहे DCT हो चाहे मैनुअल हो, अभी फिलहाल के हिसाब से अपना OEM प्लस इज द फास्टर आउट ऑफ 2। बाकी तो देखते हैं गाइस कैसे क्या रहता है। अगर कुछ नहीं लगा तो फिर तो OEM प्लस ही कराना पड़ेगा हमें भी, क्योंकि वुल्फ का ऐसा यहाँ पे कोई डीलर नहीं है अभी तक। तो उस चक्कर में डायनो वगैरह भी हम कराते हैं अपनी गाड़ियों का, तो हम फिर OEM प्लस चूज करेंगे। वरना मेरा प्रेफरेंस तो ये है कि कोड 6 कराऊं। तो जैसे जो भी होगा वो आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को तो पता ही आपको सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।